अच्छा, आयनाइजेशन एनर्जी बेसिकली क्या होती है? फॉर एग्जांपल, अगर मेरे पास सोडियम का एक गैशियस एटम है और उसका मुझे इलेक्ट्रॉन रिमूव करवाना है और उसको गैशियस आयन बनाना है, the energy required to remove this electron would be called its ionization energy. अब हम लोग एक एटम या एक आयन की तो बात करते नहीं है, हम लोग जब बात करते हैं तो पर मोल्स में करते हैं। तो अगर आयनाइजेशन एनर्जी को भी हम मोल्स में पढ़ेंगे कि पर मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर हमें रिमूव करवाना है तो कितनी एनर्जी चाहिए होगी। तो आयनाइजेशन एनर्जी की जो डेफिनेशन बनेगी, तो देखो, ये हमारे पास जो फर्स्ट मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन जब मैंने रिमूव करवाया ना, तो दिस इज फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी। तो पहले मैं जनरल डेफिनेशन बता रहा हूँ आयनाइजेशन एनर्जी की। तो क्या है? इट इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव 1 mole of electrons from 1 mole of gaseous atoms to form 1 mole of gaseous positive 1। पॉजिटिव 1 को हम यूं भी लिख सकते हैं, +1 आइंस। देखो, इलेक्ट्रॉन रिमूव करवाने के लिए हमारे पास जो एटम होगा, गैशियस एटम होना चाहिए, और वो 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन रिमूव करवाना है तो वो भी गैशियस एटम भी 1 मोल होना चाहिए और उसका गैशियस 1 मोल ऑफ आइन बनेगा। अब ये गैशियस एटम होना जरूरी है। अब सोडियम की जो स्टैंडर्ड स्टेट होती है, मतलब रूम टेम्परेचर पे जो सोडियम एग्जिस्ट करता है, वो इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड करता है। लेकिन हम लोग सोडियम सॉलिड से इलेक्ट्रॉन रिमूव नहीं करवा सकते डायरेक्टली गैशियस आइन बनाने के लिए। सोडियम सॉलिड जो है वो पहले कन्वर्ट करवाना पड़ता है गैशियस एटम में, और गैशियस एटम में से 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन जब हम रिमूव कराएंगे तो 1 मोल ऑफ अ गैशियस पॉजिटिव आइन बनेगा। तो हमारी जो आयनाइजेशन एनर्जी स्टार्ट होगी ना, वो सोडियम गैशियस एटम से स्टार्ट होगी। ठीक है, उससे पीछे की जो चीज है वो हम करेंगे, लेकिन आयनाइजेशन एनर्जी जो हम स्टडी कर रहे हैं वो हमें ऑलरेडी एक गैशियस एटम दिया गया है, 1 मोल ऑफ गैशियस एटम, उसमें से मैंने 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन रिमूव करवाया टू फॉर्म 1 मोल ऑफ अ गैशियस पॉजिटिव आइन। ये आयनाइजेशन एनर्जीज है। इसी तरह अगर मैं फर्दर कंटिन्यू करूं, सोडियम +1 गैशियस आइन में से if I remove 1 mole of electron further, so it will be form sodium 2 positive gaseous ion। ये वाली जो आयनाइजेशन एनर्जी है ये कहलाएगी सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी। तो पहली वाली थी फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी। जब आप पहला इलेक्ट्रॉन रिमूव करवाओगे तो डेट वुड बी योर फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, उसके बाद करवाओगे तो सेकंड, उसके बाद करवाओगे तो थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी। क्योंकि सोडियम का हमें पता है, सोडियम के पास 11 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 1s2 2s2 2p6 3s1। The first electron to be removed is in 3s1. The next electron to be removed, next electron to be removed should be from 2p6। इसी तरह अगर हम करते करते सोडियम के सारे इलेक्ट्रॉन्स रिमूव करवा देंगे तो आखिर तक हम 1s2 तक पहुंच जाएंगे। तो जो फर्स्ट मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन हम रिमूव कराएंगे दैट वुड बी कॉल्ड एज फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी। सेकंड मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन रिमूव करवाएंगे तो सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी। इसी तरह थर्ड मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन रिमूव कराएंगे तो वो हम किससे रिमूव कराएंगे? सोडियम 2 पॉजिटिव गैशियस आयन ऑलरेडी हमारे पास होगा, उसमें से इफ वी रिमूव फर्दर 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स then we will get sodium +3 gaseous ion। So that ionization energy would be called as third ionization energy। Similarly fourth, fifth, sixth, seventh और सोडियम की 11 तक जा सकती है ionization energy। तो हमारे पास वो जो डेफिनेशन पूछता है ना, जनरल डेफिनेशन आयनाइजेशन एनर्जी की क्या है? इट इज एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो हमेशा किसी एक पर्टिकुलर आयनाइजेशन एनर्जी के लिए हम 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन ही रिमूव करवाएंगे पहले, उसके बाद सेकंड मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, फिर थर्ड मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड सो ऑन। तो इट इज एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये वर्ड लिखना 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये आपको 1 मार्क दिलाएगा। फ्रॉम 1 मोल ऑफ गैशियस एटम्स, ये लिखना 1 मार्क आपको दिलाएगा। टू फॉर्म 1 मोल ऑफ गैशियस पॉजिटिव आयन। ये 3 चीजें अगर आप लिखोगे तो आपको इसके
ये डेफिनेशन लिखने के सिर्फ 3 मार्क्स मिलते हैं, सही है, लेकिन ये तीनों की तीनों चीजें आपको सही लिखनी है। सिमिलरली अगर मैं स्पेसिफिकली फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी की डेफिनेशन पूछूं, तो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी को मैं शॉर्ट में आई करके लिख रहा हूँ, ठीक है। तो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी को किस तरह से डिफाइन करेंगे, जो मैंने जनरल डेफिनेशन लिखी है ना आयनाइजेशन एनर्जी की, वही फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी की डेफिनेशन भी बन जाएगी। इट इज एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम 1 मोल ऑफ गैसियस एटम्स, क्योंकि जब हमने पहला इलेक्ट्रॉन रिमूव करवाना है तो जो भी जिस भी एटम्स हम रिमूव करवा रहे हैं वो गैसियस एटम की फॉर्म में होगा, टू फॉर्म 1 मोल ऑफ अ गैसियस पॉजिटिव 1 आयन। सिमिलर उसकी एग्जांपल में इक्वेशन हम जैसे सोडियम के अलावा अगर मैं क्लोरीन की लूं, क्लोरीन का गैसियस एटम है, इफ वी रिमूव 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन इट विल फॉर्म क्लोरीन गैसियस पॉजिटिव 1 आयन। अब क्लोरीन व्हेन इट रिएक्ट्स इटसेल्फ तो इट गेन्स इलेक्ट्रॉन, लेकिन हम यहाँ पे जबरदस्ती क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन रिमूव करवा रहे हैं एनर्जी देके, ठीक है। तो हमें उसका क्या कहते हैं, ये नहीं देखना कि भाई क्लोरीन तो -1 चार्ज बनाता है तो ये तो इलेक्ट्रॉन गेन करता है, हाँ वो जब वो खुद रिएक्ट करता है तो वो -1 चार्ज बनाता है, लेकिन अभी तो हम जबरदस्ती इलेक्ट्रॉन रिमूव करवा रहे हैं। और जबरदस्ती इलेक्ट्रॉन रिमूव किससे छीन रहे हैं, न्यूक्लियर पुल से, क्योंकि सोडियम के न्यूक्लियस नहीं जो उसके इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करा हुआ है ना, रोका हुआ है, ऑर्बिट करवा रहा है अपने अराउंड। तो न्यूक्लियर पुल के अगेंस्ट काम करके हम इलेक्ट्रॉन रिमूव करा रहे हैं। तो आयनाइजेशन एनर्जी मस्ट ऑलवेज बी पॉजिटिव, मतलब एंडोथर्मिक होगी, हमें हीट एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी इन ऑर्डर टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन। सिमिलरली अगर आप सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी की डेफिनेशन पे जाओगे, तो सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी फॉर क्लोरीन, अगर क्लोरीन की एग्जांपल ले लें तो क्लोरीन +1 गैसियस आयन ऑलरेडी आपके पास है। इफ यू वांट टू रिमूव एनी फर्दर मोर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो क्लोरीन गैसियस पॉजिटिव 2 आयन बनेगा बाय रिमूविंग 1 मोर इलेक्ट्रॉन। एक वक्त में आप 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन ही रिमूव कराओगे, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी के लिए पहला इलेक्ट्रॉन, सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी के लिए दूसरा इलेक्ट्रॉन, लेकिन एक आयनाइजेशन एनर्जी में 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन ही रिमूव होता है। एंड यू गाइस नो कि 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का क्या मतलब है। 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन मींस it doesn't mean 1 electron, it means 6.02 exponent 23 इलेक्ट्रॉन्स एवोगाड्रो के बराबर। तो सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी की डेफिनेशन क्या बन जाएगी, इट इज द एनर्जी required to remove 1 mole of electrons from 1 mole of gaseous positive 1 ions, क्योंकि पहली आयनाइजेशन एनर्जी में गैसियस एटम से रिमूव करवा रहे हो इलेक्ट्रॉन, सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी में गैसियस पॉजिटिव 1 आयन से रिमूव कराओगे टू फॉर्म 1 मोल ऑफ गैसियस पॉजिटिव 2 आयन। सही है, ये गैसियस भी लिखना जरूरी है क्योंकि क्लोरीन का जो आयन बना हुआ है ऑलरेडी वो +1 आयन गैसियस आयन, और गैसियस आयन ही बनाना है +2 आयन भी हमें। इसी तरह थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी की डेफिनेशन भी ऑलमोस्ट सेम होगी, बस फर्क क्या होगा, इट इज एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम 1 मोल ऑफ गैसियस पॉजिटिव 1 आयन है, जहाँ पे वहां पे गैसियस पॉजिटिव 2 आयन आ जाएगा, टू फॉर्म 1 मोल ऑफ गैसियस पॉजिटिव, यहाँ पे क्या आ जाएगा, गैसियस पॉजिटिव 3 आयन। अगर मैं क्लोरीन की एग्जांपल ले लूं तो फ्रॉम गैसियस पॉजिटिव 2 आयन ऑफ क्लोरीन इफ 1 more mole of electron is removed so it will be gaseous positive 3 आयन। सही है, तो सवाल यहाँ तक। नेक्स्ट इज, देखो अब आयनाइजेशन एनर्जी किस पे डिपेंड कर रही है, न्यूक्लियर पुल पे। न्यूक्लियर पुल जितना ज्यादा स्ट्रांग होगा उतनी ज्यादा हमें एनर्जी देनी पड़ेगी इन ऑर्डर टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन और स्ट्रिप आउट एन इलेक्ट्रॉन ऑफ द न्यूक्लियर पुल। इसी तरह अगर मैं ट्रेंड पूछूं आयनाइजेशन एनर्जी का, देखो आयनाइजेशन एनर्जी का ट्रेंड पढ़ने से पहले हमें ना एक चीज और समझनी होगी, एक फिनोमिना है शील्डिंग इफेक्ट।
इसको हम स्क्रीनिंग इफेक्ट भी कहते हैं। ये क्या है कि कोई भी अगर हमारे पास एटम है तो सेंटर में उसका न्यूक्लियस है विच इज पॉजिटिवली चार्ज and its electrons which are negatively charged revolving around the nucleus in their orbitals। ठीक है, शेल्स होते हैं, उनमें सब शेल्स होते हैं और फिर ऑर्बिटल्स होते हैं, ये बात आप लोगों को पता है। ठीक है, लेकिन फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी हम ना यहाँ पे सिर्फ शेल्स बना रहे हैं, ऑर्बिटल वगैरह नहीं बना रहे। अच्छा, लेट से अगर हम सोडियम की बात करें तो सोडियम हैज 2 इलेक्ट्रॉन इन इट्स फर्स्ट शेल and 8 electrons in its second shell और 1 electron in its last shell। तो देखो न्यूक्लियस जो है वो न्यूक्लियर पुल लगा रहा है, मतलब न्यूक्लियस जो है वो, अगर मैं आउटर शेल इलेक्ट्रॉन की बात करूं, अगर मुझे इस इलेक्ट्रॉन को निकालना है तो जो न्यूक्लियस है वो उस पे फोर्स लगा रहा है इनवर्ट्स टुवर्ड्स इट, क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, न्यूक्लियस पॉजिटिव है। हाउएवर जो इनर शेल के इलेक्ट्रॉन्स हैं, इनर शेल कौन से शेल, फर्स्ट शेल एंड द सेकंड शेल, इनर शेल के इलेक्ट्रॉन्स क्योंकि वो भी नेगेटिव है तो वो आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन्स पे एक रिपल्सिव फोर्स लगा रहा है आउटवर्ड्स। ठीक है, तो ये जो रिपल्सिव फोर्स है वो बेसिकली न्यूक्लियर पुल को काउंटर कर रही है, पूरी तरह काउंटर नहीं कर रही है, न्यूक्लियर पुल अभी भी ज्यादा है, जब भी तो इलेक्ट्रॉन अपने शेल में है, तभी जब मैं इसको एनर्जी देने जाऊंगा तो ये जो रिपल्सिव फोर्स है इलेक्ट्रॉन्स की, इनर शेल के इलेक्ट्रॉन्स की, वो मुझे हेल्प आउट करेगी इन ऑर्डर टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन, क्योंकि वो अपोजिट है न्यूक्लियर पुल से। तो इस फिनोमिना को हम कहते हैं शील्डिंग इफेक्ट। शील्डिंग या स्क्रीनिंग, शील्ड करते हैं ना या बचाते हैं किसी चीज को, तो जो इनर शेल्स है वो आउटर शेल्स को बचा रहे हैं फ्रॉम न्यूक्लियर पुल, शील्ड कर रहे हैं उसको। तो शील्डिंग इफेक्ट को किस तरह से हम डिफाइन कर सकते हैं, इट इज अ फोर्स of repulsion on outer shell electrons by inner shell electrons which shields them from nuclear pull। अच्छा जी, और शील्डिंग इफेक्ट किस चीज पे डिपेंड करेगा, जितने ज्यादा इनर शेल्स होंगे उतने ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे और तो उतनी ज्यादा रिपल्जन भी होगी आउटर शेल इलेक्ट्रॉन्स पे। तो फैक्टर दैट कैन इफेक्ट शील्डिंग इफेक्ट इज नंबर ऑफ शेल्स। फैक्टर्स अफेक्टिंग शील्डिंग इफेक्ट, ये क्या है, नंबर ऑफ शेल्स। नंबर ऑफ शेल्स जितने ज्यादा होंगे उतना ज्यादा शील्डिंग इफेक्ट होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। For example, if I talk about period, any period of the periodic table, let's say period 3. So starting from sodium, we have sodium, magnesium, aluminium, silicon, phosphorus, sulfur, chlorine and argon. सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में सिर्फ शेल्स वाली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख रहा हूँ। सोडियम has 1 electron in its outer shell, magnesium has 2 electrons, aluminium has 3 electrons and इसी तरह नंबर ऑफ आउटर शेल इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते जाएंगे, क्लोरीन तक 7 है और आर्गन पे 8 है। अच्छा, इन सब में क्योंकि ये सारे एक ही पीरियड के एलिमेंट्स हैं, पीरियड 3 के, तो इन सब के इनर शेल्स, टोटल नंबर ऑफ शेल्स इक्वल है। लेट्स से इफ आई वांट टू रिमूव देयर इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आउटर शेल, तो इन सब पे जो शील्डिंग इफेक्ट है वो कांस्टेंट होगा। क्यों, क्योंकि इन सब के इनर शेल्स सेम है। अगर मैं सोडियम की बात करूं तो सोडियम के आउटर शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन इसके इनर शेल्स कितने हैं, 2 इनर शेल है, और वो 2 इनर शेल के इलेक्ट्रॉन जो है वो आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन को शील्ड कर रहे होंगे, रिपेल कर रहे होंगे। मैग्नीशियम में भी ऐसा ही है, एल्यूमिनियम में भी 2 ही शेल है इनर शेल, सिलिकॉन में भी, फास्फोरस में भी, सल्फर में भी, क्लोरीन में भी, आर्गन में भी। तो वी कैन से के अक्रॉस द पीरियड, अब मैं किसी भी पीरियड की बात करूं ना पीरियोडिक टेबल के, अगर मैं पीरियड 4 की भी बात करूं, जैसे पोटेशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, दे ऑल हैव 4 शेल्स, सो दे ऑल हैव 3 इनर शेल्स।
So across any period of the periodic table, shielding effect stays constant. Reason being because number of shells or number of inner shells stays constant. अगर मैं इनके आइन भी बना दूं, लेट्स से सोडियम आइन बना, तो इसका आउटर शेल का एक इलेक्ट्रॉन जब खत्म हो जाएगा तो अब इसका सेकंड लास्ट शेल जो था पहले, अब वो आउटर शेल है, तो उसको एक इनर शेल की वजह के एक इनर शेल के इलेक्ट्रॉन्स की वजह से शील्डिंग मिल रही है, बाकी पूरे पीरियड में ऐसे ही होगा। अच्छा, अभी हमसे बात कर रहे हैं शील्डिंग इफेक्ट अक्रॉस द पीरियड क्या होता है। तो शील्डिंग इफेक्ट across the period stays constant as number of shells stays same। सही है। अच्छा, अभी किसी को यहाँ तक कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लो प्लीज। नो जो सर। हमारा है, ये हमने 10 देखा, शील्डिंग इफेक्ट अक्रॉस द पीरियड। अच्छा, थोड़ा जल्दी जल्दी पढ़ रहा है इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो पूछ लेना, क्योंकि दीज आर सपोज टू बी रिवीजन क्लासेस ना, तो प्रॉब्लम हो तो रोक के पूछ लेना। अच्छा, सेकंड ट्रेंड जो हम पढ़ेंगे रिलेटेड टू शील्डिंग इफेक्ट इज शील्डिंग इफेक्ट डाउन द ग्रुप। अभी हमने अक्रॉस द पीरियड पढ़ा, अब शील्डिंग इफेक्ट डाउन द ग्रुप ऑफ एनी ग्रुप ऑफ द periodic टेबल। अच्छा, डाउन द ग्रुप, अगर मैं लेट्स से ग्रुप 1 की बात करूं तो वी हैव लिथियम फर्स्ट, देन सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंशियम एंड सो ऑन। तो डाउन द ग्रुप नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज होते हैं, राइट। तो जब नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज होते हैं तो शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज होगा, बिकॉज शील्डिंग इफेक्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ शेल्स। लिथियम के आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन को इनर शेल का एक दो इलेक्ट्रॉन शील्ड कर रहा है, सोडियम के आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन को इन दो इनर शेल्स के इलेक्ट्रॉन शील्ड कर रहे हैं, तो इसमें शील्डिंग इफेक्ट ज्यादा होगा सोडियम। सिमिलरली पोटेशियम के आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन को पोटेशियम के तीन इनर शेल जो है वो शील्ड कर रहे हैं, तो शील्डिंग इफेक्ट increases down the group as number of shells increases down the group. Shielding effect increases down the group as number of shells increases down the group। सही है यहाँ तक। अच्छा, अब वापस जाते हैं आयनाइजेशन एनर्जीज पे। हमें बेसिकली ट्रेंड पढ़ना है आयनाइजेशन एनर्जीज का डाउन द ग्रुप एंड अक्रॉस द पीरियड। तो पहले हम ट्रेंड पढ़ेंगे आयनाइजेशन एनर्जी का डाउन द ग्रुप। अच्छा, उससे पहले जो है ना एक चीज, सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जीज पढ़नी है, नहीं पहले सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जीज पढ़ेंगे। सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जीज क्या होती हैं? अगर मैं किसी एक ही एटम से उसके इलेक्ट्रॉन निकालना शुरू करूं, तो जैसे मैंने सोडियम का फर्स्ट इलेक्ट्रॉन निकाला आउटर शेल से, तो दैट वुड बी इट्स फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी। सेकंड इलेक्ट्रॉन निकालूंगा तो दैट वुड बी इट्स सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी। सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 1s2 2s2 2p6 and 3s1। so in order to remove the first electron from the sodium, it has to be the outermost electron, जो सबसे आखिरी शेल में है, जो सबसे हाई एनर्जी लेवल पे, पहले मैं वो रिमूव करूंगा। तो वो 3s1 से रिमूव करा हमने। तो उसको रिमूव करने के लिए ऑब्वियसली कोई वैल्यू ऑफ एनर्जी चाहिए होगी, हीट एनर्जी एब्जॉर्ब करवानी पड़ेगी। अगर मैंने सोडियम का फर्स्ट इलेक्ट्रॉन रिमूव करा है तो उसकी एनर्जी की वैल्यू लेट से, ये मैंने अपनी मर्जी से एक वैल्यू बना दी है, ठीक है। वाई एक्सिस पे मैं आयनाइजेशन एनर्जी ले रहा हूँ और एक्स एक्सिस पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिमूव। फ्रॉम सोडियम एटम। तो
इसकी जो भी वैल्यू है, अब जब मैं सेकंड इलेक्ट्रॉन निकालने जाऊंगा तो उसके लिए मुझे ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी। तो वो एनर्जी लेट से हमारी ये, अच्छा जब मैं फर्स्ट इलेक्ट्रॉन निकाल दूंगा तो वो सोडियम +1 आयन बन जाएगा, दैट वुड बी 1s2 2s2 2p6। अब जब मैं सेकंड इलेक्ट्रॉन निकालने जाऊंगा सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी के लिए तो 2p6 से निकलेगा। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन 3s1 से निकल रहा था, नाउ द इलेक्ट्रॉन टू बी रिमूव इज इन 2p6। तो शेल चेंज हो गया, पहले मैं थर्ड शेल से सोडियम के इलेक्ट्रॉन निकाल रहा था जो कि न्यूक्लियस से ज्यादा दूर है, distance from the nucleus is greater. Now the electron I am going to remove is from the second shell, which is first of all more closer towards the nucleus क्योंकि उसका distance from the nucleus कम है as compared to the electron which was removed first because वो third shell में था. Now the electron to be removed is in second shell. Second shell में 8 electrons हैं, उसमें से पहला electron जब मैं निकालने गया हूँ तो as compared to the electron which was in 3s1, 2p6 का जो electron है it is first of all more closer towards the nucleus. Second के 2p6 के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो शील्डिंग एक्सपीरियंस कर रहे हैं 1s2 और 2s2 के सब शेल्स की वजह से, लेकिन जो 3s1 का इलेक्ट्रॉन था वो शील्डिंग एक्सपीरियंस कर रहा था 1s2 2s2 और 2p6 की वजह से। तो 3s1 का इलेक्ट्रॉन एक तो ज्यादा शील्डिंग एक्सपीरियंस कर रहा था और वो न्यूक्लियस से दूर भी था, इसलिए उसको निकालना ज्यादा आसान था। लेकिन अब 2p6 से जो मैं इलेक्ट्रॉन निकालने जा रहा हूँ तो वो एक तो न्यूक्लियस से ज्यादा करीब है, सेकेंडली वो शील्डिंग अब कम एक्सपीरियंस कर रहा है क्योंकि वो सिर्फ शील्डिंग एक्सपीरियंस कर रहा है फ्रॉम 1s2 एंड 2s2 अनलाइक 3s1 इलेक्ट्रॉन व्हिच वाज एक्सपीरियंसिंग शील्डिंग फ्रॉम 3 सब शेल्स 1s2 2s2 2p6। 2p6 का इलेक्ट्रॉन जो है वो शील्डिंग एक्सपीरियंस कर रहा है 1s2 2s2 की वजह से, मतलब कम शील्डिंग एक्सपीरियंस कर रहा है और न्यूक्लियस के करीब भी है, तो नेचुरली उस पर न्यूक्लियर पुल और ज्यादा होगा क्योंकि एक तो न्यूक्लियस के करीब है और जो न्यूक्लियस को काउंटर कर रहा है शील्डिंग इफेक्ट वो कम हो गया। सो द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम 2p6 वुड बी मच हायर एज कंपेयर टू द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम 3s1। इसीलिए देखो ये ग्राफ ये ना ज्यादा डिफरेंस आया एनर्जी की वैल्यूज। अच्छा जब मैंने ये भी इलेक्ट्रॉन निकाल दिया 2p6 का एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, नाउ आई हैव टू रिमूव वन मोर इलेक्ट्रॉन थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी के लिए। अच्छा अब जब मैं 2p5 से इलेक्ट्रॉन निकालने जा रहा हूँ एज कंपेयर टू 2p6 तो वो इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल तो होगा क्योंकि हुआ क्या है कि शील्डिंग इफेक्ट तो देखो कांस्टेंट है, अभी भी 2p5 का जो इलेक्ट्रॉन है तीसरा इलेक्ट्रॉन जो मैं निकालने जा रहा हूँ उस पर जो शील्डिंग इफेक्ट है वो सेम है जब मैं दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालने जा रहा था सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी। तो शील्डिंग इफेक्ट तो चेंज नहीं हुआ है क्योंकि नंबर ऑफ शेल्स तो पीछे वही है, डिस्टेंस भी नहीं चेंज हुआ है, न्यूक्लियस के करीब भी नहीं गए हम क्योंकि 2p6 और 2p5 एक ही सब शेल है, एक ही प्रिंसिपल क्वांटम शेल का सब शेल है, तो डिस्टेंस भी सेम है उसका न्यूक्लियस से, तो न्यूक्लियर पुल डिस्टेंस की वजह से भी इंक्रीज नहीं हुआ है और शील्डिंग की वजह से भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा क्योंकि शील्डिंग कांस्टेंट है। लेकिन एक फर्क ये पड़ रहा है कि देखो पहले सोडियम जो है उसके पास 11 प्रोटॉन्स थे, सोडियम जब आयन +1 आयन बना तो भी उसके पास 11 प्रोटॉन्स है और जब सोडियम +2 आयन बना तो प्रोटॉन नंबर तो वही है ना, न्यूक्लियस में से थोड़ी कुछ निकाला है आपने, और वो प्रोटॉन्स है जो कि न्यूक्लियर पुल बना रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो पहले 11 प्रोटॉन सोडियम के 11 इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे थे, फिर जब आपने एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया है तो अब 11 प्रोटॉन्स जो है वो 10 इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो उन प्रोटॉन्स को अट्रैक्ट करना ज्यादा आसान हो जाएगा, मतलब दे विल बी अट्रैक्टिंग इलेक्ट्रॉन मोर फोर्सफुली, और इन अदर वर्ड्स वी कैन से न्यूक्लियर पुल वुड बी स्ट्रॉन्गर, मतलब हम ये कह सकते हैं कि रिलेटिव न्यूक्लियर पुल वुड बी स्ट्रॉन्गर क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इंक्रीज नहीं हुआ है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डिक्रीज हो गया है। तो फर्स्ट before 11 protons were attracting 11 electrons, but now same number of protons 11 protons are attracting 10 electrons, तो वो ज्यादा आसानी से उसको पकड़ सकेंगे, इलेक्ट्रॉन्स को ज्यादा न्यूक्लियर पुल होगा।
तो जाहिर है उसकी वजह से सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी से ज्यादा है। अच्छा, फर्स्ट सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी और सोडियम से इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि शील्डिंग भी कम हो गई है और डिस्टेंस भी कम हो गया। तो दो नहीं बल्कि तीन फैक्टर अफेक्ट कर रहे हैं जब हम सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी की बात कर रहे हैं। लेकिन जब हम थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी की बात कर रहे हैं तो हमारे पास सिर्फ एक फैक्टर है जो कि चेंज हुआ है, शील्डिंग कांस्टेंट है, ठीक है, शेल डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस कांस्टेंट है क्योंकि वही सब शेल है, 2p6 था 2p5 है, 2p है, लेकिन रिलेटिव न्यूक्लियर पुल तो इंक्रीज हो रहा है ना। इन order to remove second electron 11 protons of sodium were holding 10 electrons, but now 11 protons of sodium are holding only 9 electrons, so the nuclear pull on the electron is greater। तो आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगी तो वैल्यू, लेकिन सेकंड और फर्स्ट में जो बड़ा जंप आया है ना, जो चेंज है, इतना बड़ा इंक्रीज नहीं आएगा लेकिन इंक्रीज जरूर आएगा, तो वो इंक्रीज छोटा होगा क्योंकि सिर्फ एक फैक्टर चेंज हुआ है जो कि रिलेटिव न्यूक्लियर पुल है। अच्छा, सिमिलरली जब थर्ड फोर्थ आयनाइजेशन एनर्जी की बात करेंगे तो वो भी हम 2p5 से ही निकाल लें, तो उसमें भी सिर्फ रिलेटिव न्यूक्लियर पुल इंक्रीज हुआ है, शील्डिंग और डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस सेम है। जी सर क्या आप दोबारा बता सकते हैं इसके रीजंस कि इसलिए कम है इसकी क्या नाम है सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी सेकंड की और मैं थर्ड की? अभी ये चीज ना मैग्नीशियम के लिए भी बताऊंगा, तो दोबारा हम आप सुन लेना। अभी मैंने सिर्फ ये बताया आपको कि फर्स्ट और सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी के बीच में बिग जंप होगा। बिग जंप मीन सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी would be much higher as compared to first ionization energy. Reason being because when we have to remove the second electron of sodium, we have to remove from the inner subshell, which means it experiences lesser shielding, and secondly it is more closer towards the nucleus. So obviously if electrons are more closer towards the nucleus, the nuclear pull on over them would be greater. Thirdly, that relative nuclear pull has also been increased because initially 11 protons of sodium were holding 11 electrons. Now the same number of protons, that is 11, are holding 10 number of electrons. So naturally they would be holding them with a greater force. In other words, we can say relative nuclear pull has been increased. Why I am saying relative nuclear pull? Because number of protons has not been increased, number of electron decrease हो गया, तो 11 प्रोटॉन क्लब से 10 इलेक्ट्रॉन को पकड़ना है तो ज्यादा फोर्सफुली पकड़ेगा, सही है। बट फ्रॉम सेकंड टू थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी there will be an increase in third ionization energy as compared to second, but that increase won't be like first and second. That would be a small increase. Reason being के shielding effect वही है क्योंकि number of shells पीछे वही है, distance from the nucleus वही है जब हम चौथा इलेक्ट्रॉन निकालने जा रहे हैं, क्योंकि 2p5 से निकल रहा है, पहला 2p6 से दूसरा 2p6 से निकल रहा था, तीसरा 2p5 से निकला। तो बस एक चीज इंक्रीज हुई है, रिलेटिव न्यूक्लियर पुल। तो आयनाइजेशन एनर्जी में इंक्रीज तो आएगा लेकिन बहुत ज्यादा इंक्रीज नहीं आएगा। इसी तरह इस सेकंड प्रिंसिपल क्वांटम शेल में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं ना, उनको निकालने के लिए इंक्रीज तो आएगा लेकिन नॉट अ बिग जंप। तो जो 8, अब ये सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जीज कहते हैं, सक्सेसिव मतलब एक के बाद एक। तो फॉर द सेकंड शेल, इन ऑर्डर टू रिमूव ऑल द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द सेकंड शेल व्हिच आर 8 इलेक्ट्रॉन्स इन केस ऑफ सोडियम, तो हमारे पास 8 आयनाइजेशन एनर्जी में सक्सेस इंक्रीज तो आएगा लेकिन बिग जंप किसी के बीच में नहीं होगा। तो ये करीब करीब ही होंगी लाइक दिस। सही है मरियम? यस सर। अच्छा, व्हाट अबाउट आफ्टर यू हैव 9 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए ना, पहला फर्स्ट निकाला, फिर सेकंड निकाला, फिर थर्ड करते करते ऑल टुगेदर यू हैव रिमूव 9 इलेक्ट्रॉन सो फार 1s 2s2 तक। नाउ अब जो इलेक्ट्रॉन रिमूव कराना है आपको 1s2 से करवाना है। तो अगेन जब आप 2s2 के इलेक्ट्रॉन खत्म करने के बाद 1s2 का इलेक्ट्रॉन निकालने जाओगे, now you have moved more closer towards the nucleus, which means now these 2 electron which is the first shell of that sodium, उसके पास कोई शील्डिंग इफेक्ट नहीं है क्योंकि अंदर कोई शेल और है ही नहीं।
और मोर क्लोजर टुवर्ड्स द न्यूक्लियस भी है, शील्डिंग इफेक्ट 0 है उस पे, और रिलेटिव न्यूक्लियर पुल और बहुत ज्यादा बढ़ चुका हुआ है अब तक, क्योंकि प्रोटॉन नंबर तो 11 ही है, लेकिन अब इससे 2 इलेक्ट्रॉन को होल्ड कर रहा है, तो इसके लिए और बड़ा बिग जंप आ जाएगा। जैसे फर्स्ट और सेकंड के बीच में बिग जंप आया, इसी तरह आफ्टर रिमूविंग 9th इलेक्ट्रॉन व्हेन यू आर गोइंग टू रिमूव द 10th इलेक्ट्रॉन फ्रॉम सोडियम, तो अगेन देयर विल बी अ बिग जंप लाइक दिस। और फिर उसी शेल का एक और इलेक्ट्रॉन रिमूव कराना है तो वो छोटा इंक्रीज होगा। मतलब जब आप सेम शेल से, सेम प्रिंसिपल क्वांटम शेल से इलेक्ट्रॉन रिमूव करवाओगे तो increase in ionization energy would be small. However, if you have to remove the electron from the inner subshell या inner shell, जब आप shell change करोगे तो there will be a big jump in ionization energy. सही है। अब इसी तरह अगर हम बात करें, आगे बढ़े, कोई सवाल तो नहीं है किसी का? मैग्नीशियम एटम की, तो मैग्नीशियम हैव 12 electrons, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2। इसका अगर हम वही ग्राफ बनाए तो जो आउटर शेल है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, वो रिमूव कराओगे तो उनकी आयनाइजेशन एनर्जी में बिग जंप नहीं होगा, बट व्हेन यू आर गोइंग टू रिमूव द थर्ड इलेक्ट्रॉन तो शेल चेंज हुआ है तो एक बिग जंप आएगा। तो फर्स्ट 2 इलेक्ट्रॉन्स के लिए बिग जंप नहीं है, फिर एक बिग जंप है, और फिर जब लास्ट शेल पे पहुंचोगे तो फिर दोबारा शेल चेंज होगा, एक और बिग जंप आएगा और उन 2 शेल्स की एनर्जी करीब करीब होगी। तो ये हमें ना ये आइडिया भी दे देती है कि किस एटम, जैसे अब हमें इलेक्ट्रॉन्स तो दिखते नहीं है ना, तो हाउ कैन बी से फॉर श्योर कि मैग्नीशियम के आउटर शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि 2 सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी के बाद बिग जंप आता है, इससे हमें पता लगता है कि शेल चेंज हुआ है, मतलब लास्ट शेल में सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन्स थे। इसी तरह आयनाइजेशन एनर्जीज की वैल्यूज आपको डाटा बुकलेट में गिवन होती है। अच्छा, अब जो है वो डाटा बुकलेट का उन्होंने ये वाले पेजेस तो दे रहे नहीं आयनाइजेशन एनर्जीज वाले, तो वो किस तरह से आपको देंगे, क्वेश्चन के साथ नीचे लिख के दे देंगे। ये वैसे देखी भी तो होगी सबने। अब हाइड्रोजन की तो हमारे पास एक ही आयनाइजेशन एनर्जी होगी ना, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी। हीलियम की देयर विल बी 2 आयनाइजेशन एनर्जीज और दोनों एक ही शेल से रिमूव हो रहा है। लिथियम की देखो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी 519 है, सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी लिथियम में 500 के बाद एकदम से 7000 आ गई है, मतलब बिग जंप है क्योंकि शेल चेंज हुआ है। सिमिलरली बेरिलियम ग्रुप 2 का है, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी इज 900, सेकंड इज 1760, तो 900 और 1760 में इंक्रीज तो है लेकिन बहुत बड़ा इंक्रीज नहीं है एज कंपेयर टू सेकंड एंड थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी, जिसमें वो 1700 से डायरेक्ट 14000 पे चली गई है। दिस शोज के बेरिलियम शुड बी इन ग्रुप 2 क्योंकि आफ्टर second ionization energy there is a big jump which proves that there are only 2 electrons in the outermost shell of beryllium and third electron is in the inner shell. सिमिलरली किसी की भी देख लो, क्लोरीन की देख लो, क्लोरीन की जो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जीज होंगी, फर्स्ट 7 आयनाइजेशन एनर्जीज, उनमें बिग जंप नहीं होगा। अब यहाँ पे सिर्फ 4th आयनाइजेशन एनर्जीज तक दिया हुआ है, तो इसलिए मैं 6 तक पहुंचूंगा तो फिर 6 और 7th और 8th के बीच में बिग जंप आएगा इन केस ऑफ क्लोरीन। लेकिन मैं यहाँ से एल्यूमिनियम की देख सकता हूँ, एल्यूमिनियम की फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी 577 है, अराउंड 600, फिर 1800 है तकरीबन, फिर 2700 है, मतलब 2000 या 3000 तक समझ लो। तो पहली से तीसरी के बीच में 500 से 3000 बढ़ी है, बट 4th आयनाइजेशन एनर्जी हैज शोन अ वेरी बिग जंप 11000, मतलब 3000 से डायरेक्ट 3000, 1000 का इंक्रीज भी नहीं, 2000 का भी नहीं, डायरेक्ट 11000 पहुंच गई है। ठीक है, नियर अबाउट 9000 किलोजूल पर मोल का इंक्रीज आया। सही है, सो फार सो गुड, आगे बढ़े। अच्छा, फिर अब हमने क्या देखना है, ट्रेंड्स ऑफ फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी। फर्स्ट आयनाइजेशन अगर अक्रॉस द पीरियड या डाउन द ग्रुप हम बात करेंगे तो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जीज को आपस में कंपेयर करेंगे डिफरेंट एलिमेंट्स की। अगर हम एक ही एटम की बात कर रहे हैं ना
उसकी सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जीज की बात करें, क्योंकि उसका पहला इलेक्ट्रॉन निकाला, फिर दूसरा निकाला, फिर तीसरा निकाला, फिर चौथा निकाला। लेकिन अगर हम डाउन द ग्रुप बात करेंगे, जैसे ट्रेंड ऑफ फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी डाउन द ग्रुप, अगर हम ग्रुप 1 की बात करें तो पहले जैसे लिथियम ले लिया, फिर पोटेशियम, लिथियम के बाद आ गया सोडियम, देन पोटेशियम, देन आपका रुबिडियम आ गया, सीजियम एंड फ्रेंशियम। तो डाउन द ग्रुप आपको क्या लगता है कि फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी लिथियम की ज्यादा होगी या सोडियम की या पोटेशियम की या रुबिडियम की? ये चीज हम डाटा बुकलेट से भी देख सकते हैं। लिथियम की फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो हमारे पास है 519। सोडियम की फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी है 494, कम है ना एज कम्पेयर टू लिथियम फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी। फिर पोटेशियम की फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी है 418, जो कि कम है सोडियम से। तो डाउन द ग्रुप फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज हो रही है। ये तो हमने रुबिडियम की देखो और कम हो गई 403 पोटेशियम के नीचे। सीजियम की, रुबिडियम के नीचे सीजियम आता है ग्रुप 1 में, देखो वो और कम हो गई है 376। तो डाउन द ग्रुप फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज हो रही है, ये तो हमें ट्रेंड दिख रहा है। लेकिन उसका रीजन क्या है कि डाउन द ग्रुप क्यों फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज हो रही है? सोडियम का इलेक्ट्रॉन निकालना ज्यादा आसान है आउटर मोस्ट शेल का एज कंपेयर टू लिथियम का इलेक्ट्रॉन, and down the group ease of removing electron increases. Down the group first ionization energy decreases, और उसका रीजन क्या है? क्योंकि डाउन द ग्रुप नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज हो रहे हैं। अच्छा, डाउन द ग्रुप नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज हो रहा है, साथ में डिस्टेंस, नंबर ऑफ शेल इंक्रीज होने की वजह से डिस्टेंस ऑफ आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम न्यूक्लियस वो भी इंक्रीज हो रहा है। तो वो न्यूक्लियर पुल से दूर हो रहे हैं, तो न्यूक्लियर पुल उन पे कम है। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इज क्योंकि ड्यू टू इंक्रीज इन नंबर ऑफ शेल्स, शील्डिंग इफेक्ट भी तो इंक्रीज हो रहा है डाउन द ग्रुप। और जब शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज हो रहा है तो इट मींस के इलेक्ट्रॉन निकालना आसान हो जाएगा। लेकिन इन सबको काउंटर करने के लिए देखो, लिथियम जो है उसका प्रोटॉन नंबर 3 है, सोडियम का 11 है, पोटेशियम का 19 है। तो डाउन द ग्रुप न्यूक्लियर पुल भी तो इंक्रीज हो रहा है ना। बट न्यूक्लियर पुल इंक्रीज होने की वजह से डाउन द ग्रुप फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी को इंक्रीज होना चाहिए। न्यूक्लियर पुल इंक्रीज होने की वजह से फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी को इंक्रीज होना चाहिए। लेकिन नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज होने की वजह से, क्योंकि शील्डिंग और डिस्टेंस बढ़ रहा है, तो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी को डिक्रीज होना चाहिए। अब ये दोनों फैक्टर्स एक दूसरे को अपोज कर रहे हैं। अब हमने डाटा तो देख लिया कि डाउन द ग्रुप डिक्रीज हो रही है, मतलब न्यूक्लियर पुल का इफेक्ट इतना बड़ा नहीं आ रहा है जितना शील्डिंग का आ रहा है या डिस्टेंस का आ रहा है। तो बेसिकली शील्डिंग का इफेक्ट जो होता है ना, वो ज्यादा प्रोमिनेंट या ज्यादा सिग्निफिकेंट होता है एज कम्पेयर टू न्यूक्लियर पुल। जब क्वेश्चन में पूछते हैं ना कि व्हाई डाउन द ग्रुप फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीजेस, तो यू शुड ऑलवेज राइट दैट ऑल्दो डाउन द ग्रुप न्यूक्लियर, अभी कोई भी ग्रुप हो प्रोडक्ट टेबल का, सब में ऐसा ही ट्रेंड है। डाउन द ऑल्दो डाउन द ग्रुप न्यूक्लियर पुल इंक्रीजेस, but increase in distance of outermost shell electrons and shielding effect due to increase in number of shells outweighs the effect of nuclear pull. So it becomes easier to remove electrons, hence lower or lesser energy is required required.
सही है। अब आप आउटवे का वर्ड यूज कर दो या ये लिख दो कि शील्डिंग इफेक्ट, द इफेक्ट ऑफ शील्डिंग इज मोर सिग्निफिकेंट एज कंपेयर टू न्यूक्लियर पुल। इन एनी वेज आप सेंटेंस जो भी लिखो बस बात को समझा देना। दोनों तरह से मार्किंग की में जगह जगह पे लिखा हुआ है कि न्यूक्लियर आपका जो शील्डिंग है वो आउटवे कर देती है इफेक्ट ऑफ न्यूक्लियर पुल को। तो शील्डिंग इफेक्ट आउटवेज द न्यूक्लियर पुल, और यू कैन आल्सो से the shielding effect is more significant as compared to the effect of nuclear pull. So overall, lesser energy is required to remove an electron. जी मरियम। सर फर्स्ट लाइन आप करेक्ट कर देंगे, ऑल दो डाउन द ग्रुप आपने 2 बार न्यूक्लियर न्यूक्लियर पुल लिखा हुआ है, फिर कंफ्यूजिंग है फर्स्ट लाइन। Okay. Although nuclear pull increases है यहाँ पे। ओके ठीक है, मैं लिखवा इसलिए नहीं रहा हूँ कि ये हैंडआउट में भी लिखा हुआ है, मैंने पहले भी लिखवाया हुआ है। तो अपना रिवीजन में हम एक एक चीज ना इतनी डिटेल में लिखेंगे नहीं, लेकिन आप यहाँ से जो भी आपने लिखा हुआ है पहले का आप देख के रिवाइज कर सकते हो। मोस्ट प्रोबेबली मैंने सिग्निफिकेंट का वर्डिंग यूज करवाई हो, कहीं कहीं किसी क्लास में मैंने आउटवे का वर्ड यूज कराया हो, तो ये ना डिफरेंट टाइम पे मैं भी डिफरेंट सेंटेंस बना लेता हूँ। क्लियर है? अब चलो ट्रेंड ऑफ फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी अक्रॉस द पीरियड बता दो, कोई भी पीरियड पीरियोडिक टेबल का ट्रेंड ऑफ फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी अक्रॉस द पीरियड। अक्रॉस द पीरियड, जैसे पीरियड 3 की एग्जांपल लें तो हम अभी जनरल ट्रेंड पढ़ रहे हैं, लेकिन कुछ एनोमलीज आती हैं बीच में, मतलब ट्रेंड थोड़ा सा आगे पीछे होता है लेकिन जनरल ट्रेंड क्या है कि देखो अक्रॉस द पीरियड हमारे पास अक्रॉस द पीरियड न्यूक्लियर पुल इंक्रीज हो रहा है बिकॉज नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इंक्रीज हो रहे हैं ना। सोडियम के पास 11 है, मैग्नीशियम के पास 12 है, एल्यूमिनियम के पास 13, फिर 14, 15, 16, 17 एंड सो ऑन। मैंने कहीं कोई सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर 12, 13, 14, 15, क्लोरीन के 17 होते हैं, आर्गन के 18 होते हैं। ठीक है, अच्छा तो अक्रॉस द पीरियड न्यूक्लियर पुल इंक्रीज हो रहा है, रीजन ड्यू टू इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर या प्रोटॉन नंबर या नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, बट shielding effect and distance of outer shell from nucleus is constant as number of shells are constant. सही है, तो शील्डिंग तो इफेक्ट बढ़ ही नहीं रहा ना, वो तो सेम है, पर न्यूक्लियर पुल इंक्रीज हो रहा है तो अब इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल हो जाएगा ना। सो मोर एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन, मोर एनर्जी इज required to remove electrons, so ionization energy increases across the period. ठीक है भाई, यहाँ तक बात। अच्छा, पीरियड 3 का फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी का ट्रेंड जो है ना, हम क्या कहते हैं अलग से पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि उसका रीजन है कि उसमें ना कुछ चेंजेस आते हैं। जैसे अगर इसका ट्रेंड बनना है ना, तो सोडियम की फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी है तो मैग्नीशियम की ज्यादा होती है, एल्यूमिनियम की और ज्यादा होनी चाहिए लेकिन वो कम होती है मैग्नीशियम से, फिर सिलिकॉन की ज्यादा होती है, फास्फोरस की ज्यादा होती है, सल्फर की और ज्यादा होनी चाहिए लेकिन वो कम होती है फास्फोरस से, फिर क्लोरीन की बढ़ती है, आर्गन की ज्यादा होती है। तो ये जो बीच में जो डिप्स आ रहे हैं ना, इनको डिप्स कहते हैं। जो डिक्रीज आ रहा है बीच में, क्यों आ रहा है उसके रीजन है, और वो रीजन भी हमें सीखने भी हैं और याद भी रखने हैं। तो ये हम नेक्स्ट क्लास में यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। लास्ट टाइम आपको होमवर्क दिया था, आई होप क्वेश्चंस करे होंगे, अगर पूछना है तो व्हाट्सएप कर सकते हो मुझसे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के नॉर्मल क्वेश्चंस थे, इसमें हम लोग आयनाइजेशन एनर्जीज और
सब शेल्स का शेप वगैरह और पढ़ेंगे तो हमारा एटॉमिक स्ट्रक्चर खत्म हो जाएगा। मास स्पेक्ट्रोमेट्री में आपको क्या कहते हैं लास्ट में, बल्कि मास स्पेक्ट्रोमेट्री में यही पढ़ा दूंगा, ऑर्गेनिक में भी शायद हमने नहीं पढ़ी थी मास स्पेक्ट्रोमेट्री, और जो A2 का पोर्शन डला है मास स्पेक्ट्रोमेट्री का इसमें, वो भी इसी चैप्टर में पढ़ लेंगे, लेकिन वो मुश्किल होगा पढ़ना, वो ऑर्गेनिक पढ़ लेंगे लेकिन ना आ जाएगा, इतनी ऑर्गेनिक तो आती है तुम लोगों को ऑलरेडी। सही है, कोई सवाल है तो पूछ सकते हो, वरना आप लोग जा सकते हो। थैंक यू सो मच।